नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना उनकी कविता भूल गलती, इसको पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों विगत वीडियो से। और ये जो कविता है इनके चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो में हमने भूल और गलती को पढ़ा। इस कविता का जो मूल भाव ये है कि जो प्रशासक वर्ग है वो किस प्रकार से जनता को दबाता है, प्रशासक वर्ग है वो लापरवाही करता है, भूल और गलतियाँ करता रहता है, और वही गलतियाँ उनके स्वभाव में आ जाती है और फिर उनका स्वभाव बड़ा कठोर हो जाता है, क्रूर हो जाता है, खूंखार हो जाता है। और इसी प्रकार का भाव यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है इस कविता में। तो प्यारे विद्यार्थियों, भूल और गलती रूपी जो बादशाह है वो हृदय पर जो है, लोगों के हृदय पर क्या करता है, शासन करता है। भूल गलती रूपी बादशाह है, सुल्तान है, ठीक है। और ये सुल्तान, ये बादशाह जो है लोगों के हृदय पर आसीन है और किस प्रकार से लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तो इसी का देखिए जिक्र हम करते हैं। ये पद देखते हैं, 12वां पद है, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त, नामंजूर हट इनकार का सिर तान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए शाह है, घने शाए शाह है। सुल्तानी जिरे बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह है। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों से शाह है, लोहे का जिरे बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आलीजा है। वो आंखें सच्चाई को निकाले डालता है, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, बेबुनियाद बेसिर पैर। हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की प्रसिद्ध रचना है चांद का मुंह टेढ़ा जो काव्य संग्रह है, उसमें संकलित भूल और गलती काव्य से हम इसको लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित भूल और गलती कविता से उद्धृत है। और इसमें कवि ने जो ईमान नाम का जो व्यक्ति है, जो क्रांतिकारी है, ईमान को जो है क्रांति का ईमानदार जो व्यक्ति है, कोई युवक है ईमान, उस ईमान को क्रांति शोषित सर्वहारा वर्ग का, शोषित सर्वहारा वर्ग का प्रतीक या स्वरूप माना है। ये ईमान क्या है, जिसको दरबार में लाया गया है। किसके दरबार में? भूल और गलती रूपी बादशाह के दरबार में जब लाया गया है ईमान रूपी उस क्रांतिकारी व्यक्ति को, तो वह जो ईमान है वो क्या है, क्रांति और शोषित सर्वहारा वर्ग का प्रतीक माना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस पद में जो है ईमान को क्रांति, शोषित सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बता करके जो भारतीय शासन तंत्र को व्यंग्य यहाँ पर किया गया है, शासन तंत्र के व्यंग्य पर निशाना साधा गया है। तो यह आप प्रसंग में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए इसकी व्याख्या, थोड़े से शब्द हम देख लेते हैं। नामंजूर का अर्थ क्या होता है? अस्वीकारना, मंजूर नहीं करना, अस्वीकार करना, ठीक है, ये नामंजूर का अर्थ है। और जिंदगी जीवन की शर्म सी शरत के नामंजूर, ये भी हट इनकार का सिर तान करके, मतलब सिर उठा करके, या इसको हम कह सकते हैं कि स्वाभिमान के साथ, निर्भीकता के साथ, स्वाभिमान निर्भीकता के साथ सिर उठा करके वह खड़ा है। कौन? ईमान, जो किसके दरबार में आया? भूल और गलती रूपी सुल्तान के दरबार में आया। खुद मुख्तियार माने स्वयं ही स्वामी, स्वयं ही स्वामी है अपने विचारों का, ठीक है, अपने विचारों का वो क्या है? स्वामी है, राजा है।
तो खुद मुख्तार, मुख्तार का अर्थ क्या होता है? स्वामी। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर, उस शासन पर घने साए, शाह माने काले, काले क्या है? घने साए, साए माने काले बादल, काले जो बादल है, गहरे काले बादल छाए हुए हैं। सुल्तानी जिरे बख्तर, जिरे बख्तर का अर्थ होता है लोहे का कवच। ये शब्द कल भी आया था आप इस कविता में। तो लोहे का कवच पहन रखा है। वह लोहे का जो कवच है वो सिर्फ मिट्टी का है, रेत का है, और वो रेत का सा ढेर है शहंशाह वो राजा, शहंशाह राजा, बादशाह, सुल्तान जो भी है, इसी का अर्थ ये है। तो वह जो राजा या बादशाह है उसकी शाही धाक, वो जो शाही अकड़ है, धाक है, प्रभाव है, प्रतिष्ठा है, धाक, शाही धाक, या उसको क्या बोलेंगे हमें? शाही अकड़, शाही प्रतिष्ठा, वो अब सिर्फ सन्नाटा रह गया उसमें। लेकिन ना जमाना सांप का काटा, लेकिन जमाने को, इस संसार को जो है सांप ने काट लिया है। भूल आलमगीर है, आलमगीर माने राजा, शासक, ठीक है। मेरी आपकी कमजोरी से स्याह का अर्थ होता है काला। लोहे का जिरे बख्तर, यो लोहे का काला जिरे बख्तर यानी कवच पहन करके खूंखार हो रहा है, बड़ा खतरनाक हो रहा है, बड़ा खतरनाक है। हाँ खूंखार है। आलीजा, आलीजा माने राजा, शासक, राजा, शासक, स्वामी। वो आंखें सच्चाई की, सच बोलने वाले की आंखें निकालना चाहता है। वो बस्तियां दिल की उजाड़े डालता है। वह लोगों की कोमल भावनाओं की बस्तियों को उजाड़ना चाहता है। लोगों की कोमल भावनाओं की बस्तियों को उजाड़ना चाहता है। हृदय की कोमल भावनाओं की बस्तियों को उजाड़ना चाहता है। बेबुनियाद है वो, बेबुनियाद, बेनींव, बेसिर पैर की बात करता है, फालतू बातें, व्यर्थ की बातें, अनर्गल बातें करता रहता है। और हम सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, क्योंकि हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, उसके चमक में, हम उसके ताम झाम यानी जो शासक वर्ग है, उसकी जो शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली में हम, उस चमकती हुई शासन प्रणाली में हम क्या करते हैं? उसके कैद हो जाते हैं, शाही मुकाम में, उस शाही शासन में, उस शाही शासन में, उसकी प्रतिष्ठा में हम जो है कैद हो जाते हैं। अब देखिए इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, तो कुछ शब्दार्थ थे। मुक्तिबोध जी कहते हैं इस कविता में प्यारे विद्यार्थियों मूल भाव ये है कि जो प्रशासक वर्ग है, जो नेता लोग हैं, जो प्रशासक वर्ग है, या जो शोषक वर्ग है, जो शोषण करते हैं, उच्च वर्ग या पूंजीपति वर्ग जिनको हम बोल सकते हैं, वे किस प्रकार से निम्न वर्ग को दबाते हैं। और कुछ लोग जो है इन लोगों की जो प्रशासक वर्ग है, जो भूल और गलती रूपी जो बादशाह है, उनकी हाँ में हाँ मिला करके उन्हीं के जैसा आचरण करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये जो भूल और गलती रूपी जो बादशाह है, या जो प्रशासक वर्ग, सामंती, जमींदार जो व्यवस्था है, वो जो कवच है वो बहुत ही हल्का है। अगर सब मिलजुल करके, अगर एक होकर के इनके विरुद्ध अगर कार्रवाई करे तो ये हटने में या इनके जड़ों को हिलाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये कवच बहुत कमज़ोर है, रेत का सा है। तो देखिए इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। कवि मुक्तिबोध जी यहाँ पर कह रहे हैं, ये भाव व्यक्त करें कि नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, नामंजूर हट इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे सल्तनत पर घने साए स्याह। देखिए प्यारे विद्यार्थियों इस पद में कि मुक्तिबोध जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब से ईमान को भूल और गलती रूपी उस बादशाह के दरबार में जब लाया जाता है, इस ईमान को उस दरबार में जब कैद करके लाया गया है, तो उसको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं भूल और गलती रूपी बादशाह के द्वारा। उस ईमानदार व्यक्ति को या उस क्रांतिकारी पुरुष को बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, डराया धमकाया जाता है कि उसको वह उसकी शासन प्रणाली को स्वीकार करने की, उसको समर्पित होने की बात वो जो कहते हैं। तो वो ऐसे ईमान को कैद करके लाया गया
है, उसे समझौता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह समझौते को बिल्कुल क्या कर देता है, नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म की सी सर्द, वो इस प्रकार से ऐसे बादशाह के आगे अपनी उनको समझौते या समर्पित होना अपनी ज़िंदगी में शर्म किसी शर्त मालूम कर उसको होता है। यानी वह जो ईमानदार या क्रांतिकारी व्यक्ति है, जो ईमान है, उसे अपनी ज़िंदगी में एक शर्म सी महसूस होती है जब वह ऐसे बादशाहों के सामने झुकता है, तो ये बात वह कदापि स्वीकार नहीं करता, वह उसको नामंजूर कर देता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। और क्योंकि ईमानदार व्यक्ति जो है, ईमान है, वो नामंजूर हट इनकार का सिर तान खुद मुख्तार, अर्थात तो वह नामंजूर कर देता है, स्वीकार करता है, क्योंकि वह स्वयं हट इनकार यानी हट करता है, स्वाभिमान निर्भीकता के साथ और स्वाभिमान के साथ अपना सिर खड़ा करके, सिर तान करके, सीना तान करके उसके सामने खड़ा होता है। वो क्योंकि वह उसी का यह अभ्यासी है, वह स्वाभिमान निर्भय और सीना तानने का अभ्यासी है वह ईमान। इसीलिए वह अपने सामने रखी गई जो भी समझौते हैं, सभी बातें हैं, उन शर्तों को वो क्या कर देता है, नामंजूर कर देता है, स्वीकार कर देता है। और क्या है, खुद मुख्तार, और वह स्वयं को ही अपने विचारों का स्वामी मानता है, वह स्वयं को ही अपना स्वामी मानता है, अर्थात खुद ही अपने विचारों का राजा है वह ईमान। तो वह किसी की भी बात को वो नहीं मानता और अन्याय की बात वो बिल्कुल भी नहीं मानता। ठीक है। और कोई उसकी स्थिति को देखकर कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे सल्तनत पर घने साए स्या है, कोई उसकी इसी प्रकार की निर्भीकता को, स्वाभिमानिता को देख करके उसकी इस प्रकार की स्थिति को कि वह अपने विचारों का वह स्वयं स्वामी है, राजा है, तो इस प्रकार की स्थिति को कोई देख करके दूसरे प्रकार की शायद बातें सोचता होगा। ठीक है ना, दूसरे प्रकार की बातें सोच सकता है। लेकिन सच यह है कि ईमान को कैद करने से इस बात का पता चलता है, या इस बात का निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो सल्तनत है या शासन है, उसके ऊपर घने काले बादल संकट के छाए हुए हैं। उस ईमानदार व्यक्ति के, उस ईमान की स्वाभिमानिता, उसकी निर्भीकता, उसकी निडरता और उसके अपने विचारों की स्वामित्व पर उसको देख करके ऐसा लगने लग जाता है दूसरे लोगों को कि अब ये जो शासक वर्ग या प्रशासक वर्ग है, उसके ऊपर घने काले बादल, जो संकट के घने काले बादल छा गए हैं, अर्थात उनका शासन अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, उनका शासन सत्ता डगमगाने वाली है। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ प्यारे विद्यार्थियों। और आगे देखिए कि सुल्तानी जीरे बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का। ये शासन के बड़े जो प्रशासक वर्ग है, ये जो भूल और गलती रूपी जो सुल्तान बना बैठा है, भले ही उसने जीरे बख्तर पहना हो, सुल्तानी जीरे बख्तर पहन रखा हो उसने, वह सुल्तान जो भूल और गलती रूपी जो बादशाह है उसने लोहे का कवच धारण कर रखा हो, लेकिन उसका वह लोहे का कवच इतना कच्चा है वह जैसे कोई मिट्टी का हो। ठीक है, वो जीरे बख्तर जो पहन रखा है वो मिट्टी का सा, रेत का सा मालूम होता है। यानी पूरी तरह से ऐसे जो प्रशासक वर्ग होते हैं जो बेईमान है, भ्रष्ट है, ऐसे बेईमान जो प्रशासक वर्ग है वो उनकी जो मनोवृत्ति होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, वे पूर्णतया कमज़ोर मनोवृत्ति के होते हैं। ठीक है, कि वो रेत का सा ढेर सहनसा, यानी रेत के समान उसका शासन होता है, अर्थात वह पूरी तरह से कमज़ोर मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं। और आगे क्या है कि शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा है। अब ऐसे कमज़ोर सुल्तान को देख करके ऐसा लगता है कि जब अब तो केवल उनकी वो शाही जो धाक है या शाही प्रभाव या प्रतिष्ठा है वह केवल अब सन्नाटा मात्र ही रह गई है। वो बहुत ही डरपोक होते हैं, देखने में भले ही वो प्रशासक वर्ग में होते हैं, लेकिन जब ऐसे ईमानदार व्यक्ति या क्रांतिकारी बन करके जब उनके सम्मुख आता है तो ऐसे लोग बहुत घबराने लग जाते हैं, बहुत जल्दी ही डरने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी सत्ता डगमगाने को आतुर हो जाती है। तो इस प्रकार से उनका जो शाही धाक है वो सिर्फ सन्नाटा बन करके रह जाती है, या यूँ कह सकते हैं उनकी शाही धाक में अब केवल सन्नाटा ही बाकी रह गया है। इस प्रकार से ईमान का ये प्रभाव होता है।
फिर भी कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ऐसे कमज़ोर सुल्तान को भी हम देखते हैं और देख करके हम हमारे परिवेश में जीने वाले लोग हैं वो चुपचाप सह लेती हैं ऐसे सुल्तान का, उसकी सुल्तान की ऐसे भूल और गलती रूपी बादशाह की सारी बातों को, सारी शर्तों को मानते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो ऐसे कमज़ोर सुल्तान जो कि एकदम रेत के समान उसका जीरा बख्तर है वो कच्चा है, फिर भी हम ऐसे हमारे परिवेश के जो लोग हैं वो चुपचाप रहते हैं, मौन रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता इनके विरुद्ध। लेकिन ना जमाना सांप का काटा है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से सामाजिक जो लोग हैं उनकी ऐसी व्यवस्थापूर्ण और कमजोरी की स्थिति को देखकर तो यही लगता है कि जैसे जो जनता है सारे ज़माने को जैसे कोई सांप ने काट लिया हो, इस प्रकार से वो कमज़ोर लाचार लगते हैं। कोई ऐसे अन्याय करने वाले प्रशासक वर्ग की तरफ कोई नहीं बोलता। तो इस प्रकार से यहाँ बड़ी विडंबना है। बाकी यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि उनकी जो सत्ता है बहुत कच्ची होती है, उनके जो नींव होती है वो बहुत कच्ची होती है, फिर भी हम ऐसे व्यवस्थापूर्ण उनको झेलते रहते हैं। ये कमज़ोर स्थिति ऐसी लगती है जैसे कोई सारे ज़माने को सांप ने काट लिया हो। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमज़ोरी से क्या है, यानी भूल रूपी बादशाह है वो अपने आप को इस प्रकार से बादशाह इसीलिए समझता है क्योंकि वह जनता की कमज़ोरियों को देखता है। तो जनता की कमज़ोरियों को देखकर स्वयं वो शासक बना बैठा है, आलमगीर बना बैठा है, शासक बना बैठा है, क्योंकि भूल रूपी जो बादशाह है वो जनता की कमज़ोरियों को देख करके, कमज़ोरियों को पकड़ करके उसके ऊपर शासन करता है कोई, क्योंकि उसको पता है कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो इस प्रकार से वह शासक बन जाता है। कहने का मतलब और फिर वो और अधिक क्या हो जाता है, कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है। मेरी आपकी कमज़ोरियों से क्या है, तो इस प्रकार से वह आपकी और मेरी कमज़ोरियों को अपना ताकत बना करके अर्थात उस पर शासन करके काले लोहे का वो जीरा बख्तर पहनकर और अधिक खूंखार बन जाता है। अर्थात वह जो शासक है वो बहुत अधिक खूंखार बन जाता है, क्रूरता करता है, समाज को पीड़ित करता है, कष्ट देता है। और क्या करता है, हाँ खूंखार आलीजा, वो बहुत खूंखार आलीजा माने शासक बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक खूंखार क्रूर बन जाता है और वो आके सच्चाई को निकाले डालता है, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता है। और ऐसा भूल और बादशाह, भूल रूपी जो बादशाह है वो क्या करता है, सच्चाई को समाप्त करना चाहता है। उसके आगे उसको सच्चाई सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती, वह ईमान उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे बेईमान लोगों को ईमान अच्छा नहीं लगता, उनको वो सच्चाई की आंखों को निकालना चाहता है, सच्चाई को मिटाना चाहता है, सच्चाई को दबाना चाहता है वह, और सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता है। ऐसे क्रूर और खूंखार व्यक्ति लोगों के हृदय की कोमल भावनाओं रूपी बस्तियों को उजाड़ डालना चाहता है। इस प्रकार से वह बड़ा भयानक वातावरण वो करता है। और देखिए कि करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद है उसके चमकते ताम झाम में ईसाई मुकाम में। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वह हमारी चेतना शक्ति को, हमारी बुद्धिमत्ता को घेर लेता है, और या यूँ कहें कि हमारी जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है उसकी बुद्धि को वो खरीद लेता है और उसकी फिर लोग उसकी हाँ में हाँ बोलते हैं, कुछ भी कह नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही साथ कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वह जो भूल और गलती रूपी जो सुल्तान है वह हमें चारों तरफ से उसने घेर लिया है, हम सब उसमें कैद हो गए हैं। हमारा कैद होना उसके चमकते हुए ताम झाम में जैसे सिमट करके रह गया है, हम केवल उसके ताम झाम में सिमट करके रह जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल पाता। और यहाँ पर एक तरह से संकेत कवि ने यहाँ पर किया है कि भूल और गलती रूपी जो सुल्तान है वो अपने ताम झामों को, उस ताम झामों को देख करके, भूल और गलती रूपी सुल्तान के उस ताम झामों को, शासन प्रणाली को, शासन व्यवस्था को देख करके बहुत से लोग हैं जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, ऐसे प्रशासक वर्ग की हाँ में हाँ मिलाते रहते, चाटुकार बन जाते हैं, चापलूसी करते हैं, और उसकी वे सभी बेबुनियाद बिना आधार की, बेबुनियाद बेसिर पैर की अनर्गल बातों को भी वो मानते हैं। ठीक है ना, बेसिर बेबुनियाद बातों को वो मानने को स्वीकार कर लेते हैं, राजी हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, उसकी हाँ में हाँ बोलते रहते हैं, बेबुनियाद बेसिर पैर की बातों को भी स्वीकार करते हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे हम सब कैद है उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम में। तो इस प्रकार से हम सब उस भूल और भूल रूपी जो बादशाह है उसकी शाही ताम झाम में, उसके शाही शासन प्रणाली में हम सब लोग उसकी कैद में जो है बंद जाते हैं, कैदी हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोल पाता, कोई कुछ नहीं कर पाता। उनके सामने तो केवल जो ईमान और सच्चाई से ओतप्रोत है, जो स्वाभिमानी है, जो निडर है, वही बोल सकता है। और ऐसे लोग जब सारे इकट्ठे हो जाए, ऐसे ईमानदार और सच्चाई पर चलने वाले लोग जब एक साथ संगठित हो जाते हैं, तब ऐसे लोगों के, ऐसे जो भ्रष्ट है प्रशासक वर्ग है, ऐसे जो बादशाह बने बैठे हैं, जो लोगों पर अन्याय अत्याचार करते हैं, उनकी सत्ता को हिलाने में थोड़ा भी समय नहीं लगता। उनकी जड़ें बहुत कमज़ोर होती है। अगर ये ईमानदार व्यक्ति, ये स्वाभिमानी निर्भीक व्यक्ति जब एक साथ मिल जाते हैं, थोड़े से भी एक संगठित हो जाते हैं, तो ऐसे जो बहुत सारे बुरे लोग या बहुत सारे बुरे प्रशासक, जो अन्यायी, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनकी जड़ें, उनका शासन सत्ता जो है मिट्टी में मिल जाती है, उनकी शासन सत्ता, इनकी जड़ें हिल जाती है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर ये भाव व्यक्त हुआ है। उस समय की मुक्तिबोध जी के समय की जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको लेकर के यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी और उस समय कितने प्रशासक वर्ग वो लोगों पर क्रूरता ढा रहे थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कविता इन्होंने लिखी और इसको भूल और गलती रूपी बादशाह के रूप में स्वीकार किया। हृदय के लोगों के हृदय पर वह आसीन रहता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। इस प्रकार का यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, इसमें मुक्तिबोध जी की उस स्थिति को उद्घाटित किया गया है जिसमें जनता किसी भी सुल्तान का या किसी भी शासक वर्ग का, किसी भी शासक या सुल्तान की बेबुनियाद, बेसिर पैर की बातों को भी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनकी स्वीकार करते रहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। उस बात का यहाँ पर चित्रण किया गया है। दूसरी बात आप देख सकते हैं, इसमें कवि ने एक प्रकार से क्रांति की भूमिका भी तैयार की है कि जनता किसी प्रकार से जागृत हो। जो इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण वाले जो शासक वर्ग जो बैठा है सर्वोच्च सत्ता पर और जनता पर क्रूरता से व्यवहार करता है, क्रूरतम व्यवहार करता है, तो उसको हिलाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए एक तरह से क्रांति का यहाँ पर संदेश दिया गया है, क्रांति की भूमिका यहाँ पर तैयार की गई है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग से ये अंश और अधिक आकर्षक बन गया है। उर्दू शब्दावली का जो प्रयोग किया गया है, जिरे बख्तर है, आलीजा है, खूंखार है, शाह है और शहंशाह है और ये शाही धाक, आलमगीर, इस प्रकार के शब्द जो काम में लिए हैं उर्दू के, तो इससे इस पद्यांश में और अधिक आकर्षक इसको बना दिया है और इस प्रकार ज़्यादा प्रयोग करने से कहीं कहीं पर बोझिल भी लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे भूल और गलती इस कविता के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए आप गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता भूल गलती के ये जो दो पद है, ये थोड़ा बड़ा पद है, इसीलिए आज हम एक ही पढ़ा पाए हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आज इस पद को ठीक प्रकार से आप पुनः पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।